दोस्तों तो आज हम लेकर आए हैं जो बीटीसी के यानी यूपी डीएलएड की जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए उनको हम सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट वीडियो मेरी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसके पहले जो भी पैटर्न के प्रश्न पूछे गए थे गणित के और भी बाकी सब्जेक्ट के प्रश्न कराए जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। पूरे डिटेल्स में आपको चीज़ों को समझाऊँगा। तो आप जैसा देख सकते हैं ये अति लघु उत्तरीय है, गणित देख सकते हैं, गणित शिक्षण का है। तो देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न पूछा गया आपके सामने, यदि कोई अंडर रूट में 196 इक्वल टू 140 लिखा हो तो ये रूट में 0.0196 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने ये सॉल्व किया गया, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता ये कैसे सॉल्व हुआ। इसको हम विस्तार में सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप इसको इतना बड़े से में सॉल्व कर सकते हैं, या क्योंकि इसमें जो है बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बहुविकल्पी में ऐसा प्रश्न आ गया तो आपको कैसे ट्रिक में सॉल्व करना है मैं वो भी आपको विस्तार में बताऊंगा। वीडियो मेरी लंबी बनेगी, मैं जानता हूँ। आपसे ये अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं, देख सकते हैं अगर आपसे पूछता है, ये प्रश्न को देख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है 96, मैं 96 बता दूँ, इसको 14 गुणे 14 करेंगे तो आपका 196 आएगा, क्योंकि 14 का ये स्क्वायर है 196। जी हाँ, ये 14 का स्क्वायर 196। और मैं बता दूं, अगर ये वर्ग रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर जब तक उसका स्क्वायर नहीं बनता, उस संख्या अगर पेयर नहीं बनता, नहीं अगर उसके दो जोड़े नहीं बनते, तब तक उसमें से कोई भी संख्या वो बाहर नहीं निकलती। अगर इनका दो जोड़ा है तो इसमें से एक जोड़ा जो ये रूट के अंदर से बाहर आ जाएगा वो, और ये बन जाएगा 14। अगर दो पेयर अगर रूट के अंदर ऐसे अगर मैं 2 गुणे 2 लिख देता हूँ तो आप जानते हो 4 का वर्ग है तो इसका 2 बाहर आ जाएगा। तो ये क्या, 2 पेयर बना तो इसमें से एक पेयर बाहर आ जाता है। ये तो आपको पता होगा, ये सब छोटी चीज़ है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं इसको क्या किया गया, पहले दशमलव को हटाने के लिए नीचे दशमलव की जगह 1 मान के, उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या है 4 संख्या 4 जीरो लगा दिया गया है। ऊपर 196 लिख दिया गया है। 96 को 14 गुणे 14 कहते हैं और 1000 को 100 गुणे 100 कहते हैं। तो दो दो के पेयर बन गए, तो इसमें से 14 और बटे 100 ये दोनों बाहर आ गया। और फिर क्या किया, 100 को दशमलव के रूप में बदल दिया गया, यानी एक जहाँ था उसको दशमलव मान के उसकी 2 आगे 0 2 संख्याओं पे लिख दिया, तो ये 0.14 हो गया है। ठीक है। ऐसे ही दूसरा देख सकते हैं प्रश्न है, 3 रुपये 8 पैसे को रुपए में लिखिए। जी हाँ, 3 रुपये 8 पैसों को रुपए में लिखिए। मैं बता दूं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसीलिए 100 से भाग दिया गया है। अन्यथा आप ये मत सोचिएगा 100 से भाग क्यों दिया गया। कभी कभी इसमें ये भी पूछ देगा 8 घंटे 20 मिनट को घंटे में लिखिए। जी हाँ, अगर आपसे पूछ देता है, या मैं आपके समझने के लिए एक ईजी प्रश्न लेता हूँ, 8 घंटे और इसके बाद मैं इसमें जोड़ देता हूँ 120 मिनट को। 8 घंटे और 120 मिनट, ये हावर हो जाता है और ये मिनट हो जाता है। इसको घंटे में बदलिए तो आप, मुझे पता है कि 8 घंटे तो 8 घंटे ही रहेगा, लेकिन 120 मिनट यानी 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट। तो जितने मिनट होते हैं 1 घंटे में उतने से हम भाग देंगे। 60 एकम 60, 60 दूनी 120, यानी ये 2 इसमें जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि घंटे में चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा 10 घंटे। इसी प्रकार यहाँ पे भी है, आपसे मूल इकाई होगी उसी से भाग देंगे। तो 3 रुपये 8 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, इसीलिए 8 को 100 से भाग दिए तो 0.08 आएगा। 3 में जोड़ देंगे 3.08 इसका उत्तर आ जाएगा। इसको ऐसे सॉल्व किया गया है। और भी डिटेल्स में चाहिएगा, अगर आपको और भी बेसिक चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस पे बेसिक से बेसिक वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, जिससे मुझे पता चल सके आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ये देख सकते हैं सम भिन्न किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सम किसे कहते हैं। सम को इंग्लिश में कहते हैं इवेन। जी हाँ, सम को इंग्लिश में कहते हैं EVEN, इवेन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो तो आप जान जाए इवेन। सम संख्या वो होती है जो 2 से कटती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन्हें सम संख्या कहते हैं। लेकिन इसमें हमें पूछा सम फ्रैक्शन, भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। तो सम भिन्न किसे कहते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों जानना चाहिए। आपको कल को टीचर बनना है तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में नॉलेज होना चाहिए। तो जिन भिन्नों में अंश हर से छोटे होते हैं, यानी अंश किसे कहते हैं, मैं बता दूं, जो ऊपर होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जी हाँ, इन्हें अंश कहते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, हर कहते हैं। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये देख सकते हैं बोला क्या, जिन भिन्नों में अंश जो है, ऊपर वाले जो अंश है ये हर से अगर छोटे हैं तो इन्हें सम भिन्न कहते हैं। जी यहाँ देख सकते हैं 3 है, यहाँ 2 है, क्या ऊपर वाला क्या है, छोटा है, यहाँ 7 है ऊपर और 4 ऊपर वाला छोटा है। तो अगर ऐसे आ गया है
तो इन्हें सम भिन्न कहते हैं। आपको बहुविकल्पी में प्रश्न कैसे पूछ देगा, ये ऑप्शन दे देगा, कुछ ऐसा दे देगा, दो चेंज कर देगा, उसके बाद पूछेगा सम भिन्न इसमें से कौन सा है। तो आप याद रखिएगा सम भिन्न वो होता है जो अंश ऊपर वाला जो है वो छोटा हो, नीचे वाला हर क्या बड़ा हो। और इसी का जस्ट उल्टा विषम भिन्न, विषम को कहते हैं ऑड, जैसा आपको पता है विषम क्या कहते हैं, ऑड कहते हैं इंग्लिश में। और विषम भिन्न पूछे तो विषम में इसका जस्ट उल्टा होता है, ऊपर वाली संख्या जो होती है बड़ी होती है और नीचे वाली संख्या क्या होती है छोटी होती है, उसे विषम भिन्न कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा है 8.75 को विस्तृत रूप में लिखिए। जी हाँ, एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप में यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। आपको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बताऊंगा, आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, शर्माइएगा नहीं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, पहले एक डिजिट लेते हैं, उसके बाद जितने नंबर होते हैं उनको 0 लिख देते हैं। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे 8 के बाद क्या है दशमलव है, तो हम बस 8 को लिख लेंगे। अगर 8 के बाद कोई डिजिट होता है तो 8 के आगे हम 0 लगा लेते हैं, लेकिन 8 के बाद क्या है दशमलव है, तो 8 लिखेंगे, उसके बाद प्लस, उसके बाद 8 को हम 0 मान के दशमलव, उसके बाद एक डिजिट लेंगे 7 प्लस, उसके बाद 0.7 को हमने लिख दिया, 7 की जगह 0 लिख के फिर 5 को लिखेंगे। फिर उसके बाद जब 5 लिख दिए तो 8 को 0 मानेंगे, इसको भी 0, इसको भी 0, फिर 4 को लिखेंगे। ये देख सकते हैं ऐसे दशमलव के बाद ऐसे 0 लगा के लिखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। उसके बाद ये देखिए 7/10, 5/100, 4/100, ये कहाँ से आ गया, कन्फ्यूज़न मत होइए। ये दशमलव को हटा दिया, दशमलव को भिन्न में चेंज कर दिया। अगर आपको नहीं पता होगा बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। जहाँ दशमलव होता है वहाँ हम 1 मान लेते हैं और उसके बाद की जो भी संख्या होती है उसे 0 लगा देते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 0, दशमलव के बाद 3 संख्या तो नीचे में 3 0 हो गया, ठीक है, प्लस का निशान प्लस हो गया। ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप में चेंज हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट आप देख सकते हैं 6वां क्वेश्चन है जोड़िए। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको बोल दिया जोड़िए। दशमलव में जो भी क्वेश्चन आएगा जोड़ का रहेगा, तो आपको क्या करना है, जहाँ दशमलव रहेगा हम एक जगह लिख देंगे, उसके नीचे जहाँ भी दशमलव रहेगा उसके नीचे ही लिखेंगे, उसके आगे पीछे नहीं लिखेंगे। देखिए 13.279 हमने लिख दिया, उसके बाद 3 के बाद दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव हम ऐसे लिखेंगे। ये नहीं कि 3 आप 1 के नीचे लिखें उसके बाद दशमलव, ऐसे गलत हो जाएगा। दशमलव जो है कहीं भी लगाओ लेकिन वो दशमलव के नीचे ही रहेगा। तो देख सकते हैं दशमलव के नीचे दशमलव लिखा तो जो संख्या है उसके नीचे आप लिख दें। 3 के नीचे 3 आ गया, 0 0 4 6 आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखते हैं 7 4 2 के बाद दशमलव, तो दशमलव के नीचे लिखा, 7 4 2 आगे आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप उसके बाद इनको ऐड कर दीजिए, जो जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं दशमलव के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बस कमेंट मुझे कर दीजिएगा। तो देख सकते हैं डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। आप बने रहिए, आपका पेपर होने वाला जल्द ही फरवरी मार्च में। तो इसके लिए आपको ये देखना, अब मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा आप उसको पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हर वीडियो आपको मिल सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। देख सकते हैं 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। ये जो सीरीज में है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है बहुत बच्चों को, ये कन्फ्यूज़न मत होइएगा, मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, जैसे मैं बोल दूँ कि 20/80 है और इसको प्रतिशत में लिखिए, तो प्रतिशत में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 से गुणा करना है। जी हाँ, प्रतिशत में करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जब 100 से गुणा करते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं इधर कट गया 2 10 बार में गया और इधर 4 बार में गया, फिर देख सकते हैं 2 से 2 कट गया, फिर इधर 5 बार में गया, फिर 2 से 5 बार में कट गया। तो यहाँ देख सकते हैं 5 × 25 आ गया, क्या आ गया 25 आ गया। लेकिन ये 25 आ गया, लेकिन हमें प्रतिशत में पूछना था, तो हम प्रतिशत जो इसके आगे लगाते हैं ना, तो 1% का पूरा अपने में मान होता है। 1% जो लगा था इसका पूरी इसकी खुद की वैल्यू होती है 1/100। जी हाँ, ये प्रतिशत का मान ही होता है 1/100। तो ये हम 1/100 यहाँ पे लिख के सॉल्व नहीं करते हैं, हम अपने आप खुद ही जोड़ लेते हैं माइंड में। लेकिन आपको ऐसे एग्जामिनर एज इट इज़ जब कॉपी चेक करेगा तो आपको उसके लिए ऐसे लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा उसको, क्योंकि ये हमारे लिए होता है, ये बच्चों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए मैं बता दूं प्रतिशत का मान ही होता है 1/100। तो इसीलिए देखिए 1.4 से गुणा किया 100/100। बहुत बच्चे कहेंगे 100 से 100 कम, 100 से 1 कम काट देंगे तो ये खत्म ही हो जाए कहानी। तो ख़त्म नहीं करना है हमको, देख लीजिए ध्यान से, ख़त्म करना होता तो 100/100 ये नहीं लिखा होता। तो ये 100 जो ऊपर वाला लिखा है ये प्रतिशत में बदलने के लिए लिखा है 1.4 को, और नीचे वाला जो 100 लिखा है ये 100 1/100 ये प्रतिशत ही है। ये क्या है, प्रतिशत ही है। तो आप यहाँ पे प्रतिशत का निशान भी लगा सकते हैं या 1/100 भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो 1.4 यहाँ पे 100 × 100 हो गया,
1.4 को इसमें भिन्न में बदल दिया तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा और 10 से 1 से 0 1 0 कट जाएगा और 1 0 बचेगा, इसके साथ आया गुणा हो जाएगा तो 140 हो जाएगा। जो 1/100 था ये देखिए प्रतिशत में बदल गया तो 140% इसका हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं विस्तार में बता देता हूँ। 1.4 को हम प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। और 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है, मैंने आपको बता दिया 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। यहाँ पे हम प्रतिशत भी लगा सकते हैं, कोई काट नहीं सकता। तो 1.4 को हम ऐसे 14/10 कर देंगे, गुणे 100% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देख सकते 1 0 से 1 0 कट गया तो 14 गुणे 10 यानी 140% आपका आंसर आ गया, जो कि यहाँ पे आपका आंसर है। तो आप समझिए, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे नेक्स्ट पूछा है 18.5 को दशमलव भिन्न में लिखिए। तो 18.5 को 185/10 लिखा है, प्रतिशत है तो 1/100 से भाग होगा, तो यहाँ 100 से भाग दिया है। इसको आप डायरेक्ट यहाँ से इस कंडीशन पे भी आ सकते हैं 185/10। ये 10 इसलिए आया क्योंकि यहाँ दशमलव हटा दिया। ये प्रतिशत है तो 1/100 से भाग दिया, उसके बाद सॉल्व किया तो 0.15 आ जाएगा आपका 185। ये देख सकते हैं एलसीएम है जिसको लसा बोलते हैं। तो इनका एलसीएम निकालना यानी लसा निकालना। लसा में आप ऐसे नंबर लिख लेते हैं, फिर इसके बाद भाग करते हैं। आपको पता होगा 2 पंजे 10, एक इधर चला गया 12 हो गया, 2 छक्के 12। और एक ही डिजिट से सारा नंबर कटेगा तभी काटते हैं, अगर नहीं कटता जो तो उसको हम एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन जब ये पूरा नंबर उससे कटेगा तभी काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ऐसा नहीं है कि 112 लिखा है 11 कम 11 काट दें और 2 को 2 लिख दें, ऐसे नहीं होता। जब ये पूरी संख्या किसी एक नंबर से कटेगा तभी उसको लेंगे। देखिए 2 से 126 बार में गया, 99 नहीं गया, 99 को एज इट इज़ लिख दिए। देखिए 99 को नीचे 3 से ले गया, जब 3 से गया तभी 99 को काटा, नहीं तो नहीं काटेंगे। ये कि नहीं कि 2 से 99 जितनी बार में 2 चौके 8, एक चला गया, 2 9 18, एक बच गया, छोड़ दे उसको, ये गलत हो जाएगा। तो आप एलसीएम सीख लीजिएगा, एलसीएम आता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। 3/25 को प्रतिशत में बदलिए। फिर से प्रतिशत में बदलने के लिए ये 100 क्या प्रतिशत में बदलने के लिए है, और 1/100 क्या होता है हमारा, वो प्रतिशत होता है। देख सकते हैं 1/100 को इसने बाहर कर दिया तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था। अगर आपको नहीं समझ में आया हो कि एलसीएम अगर आपको नहीं समझ में आया है, प्रतिशत नहीं समझ में, आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, इस पर मैं वीडियो जरूर दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं 16, 41, 38 को भाग करना, 368 को हल कीजिए। तो 368 से हम भाग देंगे जैसे नॉर्मली भाग देते हैं, और जो आंसर आएगा शेषफल बचेगा, इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें इसलिए हमें पेपर में पूछता है कि वो हमारे नॉलेज को चेक करता है, क्योंकि हम बीटीसी कर रहे हैं तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, छोटी छोटी बातों को बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे। तो आपको छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसे क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप विस्तार में भाजक, भागफल और शेषफल लिख देते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है, मतलब जो कॉपी चेक करेगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर्स भी दे सकता है। मतलब नंबर देने मतलब कि वो जो छोटी मोटी गलतियों को भी इग्नोर कर सकता है, क्योंकि आपकी ये चीज़ों को देख लेगा तो समझ जाएगा लड़का पढ़ने वाला है। इसके बाद मैं आपको आगे बता देता हूँ। ये देखिए भिन्न में है, मिक्स फ्रैक्शन इसे कहते हैं। इस ऐसे फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, आप इनका गुणा इसमें कर सकते हैं। जैसे 3 दूनी 6, 6 में 1 जुड़ गया 7/3, 3 चौके 12, 12 में जो 13/7। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे सॉल्व किया इसको भी सॉल्व करते हैं कि मैं ईजी वे में आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, देखिए 2 1/3 प्लस 4 1/3। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ देते हैं। 2 3 6, एक 7/, ये हो गया 3, प्लस 3 चौके 12, एक 13, 13/3, 13/3। जब नीचे का ये हर सेम हो तो एलसीएम ले लेते हैं 3, और ऊपर का 7 प्लस 13 ऐसे जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 20/3, 20/3। और जब 3 से 20 को भाग देंगे तो आपका जाएगा 3 छक्के 18 और बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 आंसर। और यही देख सकते हैं, यही आंसर आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे आंसर है आपका आ गया। ये कैसे सॉल्व किया मैं इसको भी बता देता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये भी एक आसान वे है। ये देख सकते हैं 2 है 4 है, इसको अलग कर सकते हैं आप। यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन था 1/3 1/3 कर दिया, ठीक है। 2 4 को जोड़ दिया 6,
3/3 का एलसीएम लेके 1/1 जोड़ दिया, यानी कि क्या 2, और 2 हो गया, 2/3 हो गया। 6 को फिर से मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया, 6 2 से 2/3 ऐसे हो गया। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नीचे दे सकते हैं 13 नंबर से है, संख्या को शब्दों में विस्तारित रूप में लिखिए, यानी वो नंबर में लिखना, यानी वर्ड फॉर्म में लिखना शब्दों में। तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख सकते हैं। देख सकते हैं 33,23,459 लिखा हुआ है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33,23,459। तो आपको जिसमें ईजी हो उसमें लिख सकते हैं। और उसके नीचे आपको विस्तृत रूप में भी लिख देना है, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म में। देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, पहले 3 को लेंगे, उसके बाद जितने संख्या उसको 0, फिर उसके बाद उसकी जो दूसरी संख्या उसको लेंगे, उसके बाद 0, फिर उसके बाद दूसरी संख्या लेंगे, उसके बाद की जितनी संख्या उनको मान के 0। तो ये आप बचपन में सीखे होंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एकदम ईजी वे में करना है, ये सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है 9,999 को अनुवृत्ति संख्या में लिखना है, इनके इंक्रीज टर्म में लिखना है। इंक्रीज टर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, और बस जब भी कोई भी संख्या दे इंक्रीज टर्म में लिखे या अनुवर्ती संख्या में कर दे लिखने को, तो बस +1 कर देते हैं, वो इंक्रीज टर्म में हो जाता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट संख्या हमारा नेक्स्ट है कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में बता दो अभाज्य संख्या क्या होती है। 1 मिनट, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मैं उसको सही कर रहा था। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। जी हाँ, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, याद रखिएगा। प्राइम नंबर संख्या वो होती है जो एक से कटे और अपने सिवा किसी से भी विभाजित ना हो, यानी किसी से ना कट पाते। यानी आप एक अपने देसी डायलॉग में अगर याद करने का तरीका हम बता दें, तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद को खुद से काट सके, और उसका बाप 1 है जो 1 से कट सके, और बाकी उसको कोई टच ना कर सके। जी हाँ, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जैसे कि अभाज्य संख्या, जैसे 2 है, 2 कटेगा तो सिर्फ 2 के पहाड़े से कटेगा, 2 से कटेगा, और नहीं तो 1 के पहाड़े में 2 आएगा, और बाकी किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। और एक और बता दूं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, सभी प्राइम नंबर की संख्या में 1 जरूर आता है, 1 से वो जरूर कटता है। कोई भी ऐसी संख्या जो नहीं है जो 1 से नहीं कटती हो, इसीलिए जो भी प्राइम नंबर है वो 1 से जरूर कटता है। इसी कारण उसमें 2 डिजिट से कटता है, एक खुद से। उसके बाद 3 जो 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। उसके बाद 4 नहीं आता। 4 क्यों नहीं आता? क्योंकि 4 से भी कटता है, 4 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है, तो इसमें 3 डिजिट हो जाते हैं। जब 3 डिजिट हो जाएंगे तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर यही होता है जो 2 से विभाजित हो, 2 के सिवा किसी से ना हो। तो देख सकते हैं 2 3 5 7 11, इसके बाद 13 आ सकता है, फिर इसके बाद 17 है, 19 है। तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, आप इनको पढ़ लीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं नंबर के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं गुणा करना है, बहुत इजी वे में गुणा करना है। गुणे करने के बहुत तरीके हैं। बहुत लोग क्या करेंगे, 1008 गुणे 4 8 60 करके करेंगे। हम थोड़ा ट्रिक लगा करेंगे। 1008 को आप 1000 + 8 में चेंज कर देंगे, फिर 487 को 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा, फिर इसको 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा ईजी वे में था। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे आपको पता है तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है 1/2 V × H, यानी हाँ, मतलब हिंदी में बोलें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ऊंचाई आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला गया है। इसकी जो आधार है 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो 3 सेंटीमीटर है, तो ये गुणा कर दिया, 8 तिहाई 24, 1/2 भाग दे दिया, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो भी आंसर आएगा वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। इस बात को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 6 सेंटीमीटर। जी हाँ, समबाहु त्रिभुज का अब एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस को घुमा दिया है और आपके दिमाग की मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहूँगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप वो होता है कि जैसे कि ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज के बीच की लाइन आप भूल जाइए, बीच की लाइन भूल जाइए। अब मान लीजिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, तो मैं बोलूँगा इसका परिमाप बताइए। परिमाप ये होता है जो भी इसके जो एरिया की ये लाइन है, इसे पैरामीटर है। परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं पैरामीटर। यही इसका, इनको ऐड कर देंगे, यही इसका परिमाप हो जाएगा। अगर आपसे ये वर्ग है, वर्ग का अगर परिमाप पूछ दे तो ये 6 है, ये 3 है, तो इधर 6 भी हो गया, इधर 3 हो गया। इन चारों को जोड़ देंगे, वही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा।
तो कोई भी सरफेस है या कोई भी चीज़ है उसके लेंथ, जितनी भी लेंथ है उस लेंथ को अगर आप जोड़ देते हैं वो परिमाप हो जाएगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बोले या त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए। कोई भी त्रिभुज बोले तो त्रिभुज में हमें पता है 3 भुजा होती है। यदि एक जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है, जिसका परिमाप हमें दिया है, यानी कि उसका परिमाप दिया 6 सेंटीमीटर, तो हमें पता है त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो इसीलिए 3 से भाग दे देते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर उसकी एक भुजा आ जाएगी। देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न एकदम उसी के ऊपर डिपेंड है और आप इसको अच्छे से समझ लेंगे परिमाप को। 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार की क्यारी के परिमाप ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 6 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी का आयतकार, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आपको पता है आयतकार में क्या होता है, आमने सामने की भुजा एज इट इज़ बराबर होती है, तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 6 6 दूनी 12, 3 3 6, 12 6 18। देख सकते हैं इसका 18 आंसर है, लेकिन हमें वहाँ पे सॉल्व करके लिखना होगा। तो आपको ऐसे लिखना होगा आयताकार क्यारी का परिमाप बराबर है चारों भुजाओं की लंबाई का योग। तो आप इसको 6 + 6 3 + 3 भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इसलिए लगाएं क्योंकि इसमें 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है। तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ दिया यानी 6, 3 को जोड़ दिया 9, और इसका दुगना कर दिया यानी 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, तो परिमाप मुझे लग रहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा संख्या 13 39 273 के मसा को ज्ञात कीजिए। जी हाँ, इनके मसा को ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं इनका आप फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड करके ऐसे, फिर जो आएगा मसा उससे कहते हैं जो तीनों में मिले। तो देख सकते हैं इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, ये भी इसमें भी 13, ये भी 13 से विभाजित है, ये भी 13 से विभाजित, ये भी 13 से, तो 13 इसका क्या है मसा। जहाँ पे कहीं कुछ नहीं मिलता है वहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, तब मसा उस कंडीशन में 1 लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 14 हो गया, यहाँ 15 हो गया और कोई संख्या इसमें नहीं मैच कर रही है, ये 3 3 मैच तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 3 को मत लेना, हमें वो लेना हो जो तीनों में मिले। तो अगर जब कोई संख्या नहीं मिलेगी तो 1 1 1, क्योंकि हम इसके आगे भी 1 लिख सकते हैं, इसके आगे भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 तीनों में मिला तो इसका मसा तब उस कंडीशन में 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है तो इसीलिए इस कंडीशन में इसका मसा 13 होगा। देख सकते हैं 21 24 80 की कितने प्रतिशत हैं, सॉरी 21 प्रश्न नंबर है 24 80 का कितने प्रतिशत है। 24 ऊपर रहेगा, 80 का जिसका पूछेगा वो नीचे रहेगा, गुणे 100। तो यहाँ देख सकते हैं इसको आप टेबल से काटेंगे, 8 3 जा 24, 8 10 जा मतलब 80, 8 दहाँ के 80, 8 तिहाई 24, 3 ऊपर रहेगा, फिर 10 दहाँ के 100, तो 3 गुणे 10 कर देंगे तो 30 इसका आंसर आ जाए, 30%। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का बोर्ड मास आपको पता होगा, पहले बोर्ड मास मतलब पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस कंडीशन पे इसको हल करेंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। देख सकते हैं पहले अंदर गुणा किया, 2 पंजे 10, 10 में 2 जोड़ देंगे 12, ये ब्रैकेट टूट जाएगा। ये वाला ब्रैकेट जब टूट गया तो इसके बाद इस ब्रैकेट को तोड़ने के लिए इसको जोड़ देंगे, तो 12 में 17 जोड़ देंगे 29 आ जाएगा, बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 116 आ जाएगा। इसको कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़ें। उसके देख सकते हैं नीचे दिया 150 का 12% कितना होता है, तो 150 लिखा है, 12 लिखा है। अब ये अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 100 कहाँ से आ गया, तो मैंने बता दूं यहाँ प्रतिशत लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया था प्रतिशत बराबर होता है 1/100, तो यही 1/100 यही प्रतिशत का ये 100 है। 1 0 से 1 0 कट गया और देख सकते हैं 5 तिहाई 15 चला गया, 5 दूनी 10 का 2 छक्के 12 चला जाएगा और उसके बाद 6 तिहाई 18 हो जाएगा। ठीक है, नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं, एक बगीचे की लंबाई 115 मीटर तथा चौड़ाई 45 मीटर, तो बगीचे को चारों तरफ से घेरने के लिए कितने मीटर तार आवश्यक है। तो बता दूँ तो एक बगीचा दिया जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, जिसको पूछा कितना, इसका फार्मूला 2l+b आयतकार बगीचे का ये फार्मूला है आयतकार का। उसके बाद इनको जोड़ देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, 320 मीटर चाहिए, क्योंकि इसका परिमाप निकालना था बगीचे का। किसका निकालना था, परिमाप निकालना था। लंबाई चौड़ाई दिया था, हमें परिमाप निकालना, क्योंकि जो आप तार से घेरेंगे वो उसके चारों जो बाउंड्री है उसी में ना घेरेंगे। नेक्स्ट 25वां नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन जो है ये भी बोर्ड मास के ऊपर है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। पर 25वां नंबर में पूछा है कि महत्तम समापवर्तक 15 तथा इन 2 संख्या का गुणनफल 900 है, तो लघुत्तम यानी एलसीएम। अगर आपको मसा दिया रहेगा आपको पूछ देगा लसा दिया रहेगा पूछ देगा मसा, तो इसका फार्मूला होता है लसा गुणे मसा बराबर a गुणे b। जी हाँ, 2 संख्या गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा, तो लसा रहेगा तो मसा नीचे आ जाएगा, मसा रहेगा तो लसा नीचे आएगा, फिर इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये नीचे देख सकते हैं
लसन निकालने के लिए लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त जो मैच करता है उसको एक एक बार लेते हैं, जो नहीं मैच करता है उसे भी लिखते हैं और उसका गुणा कर देते, तो वही उसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके और मैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियोस को देख सकें। और डीएलएस रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले चैनल पे मैं डालने की कोशिश करूंगा, तो इसीलिए आप चैनल पे बने रहिए। और भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्यूरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब नाउ।